हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये कलाम के द्वारा लिया हुआ माइनर टेस्ट नंबर 5 है, जो 22/9/2025 को लिया गया था। तो इससे पहले जो माइनर टेस्ट हुए 4 प्लस एक हुआ है मेजर टेस्ट, तो वो भी हमने सॉल्व करवाया है इसी चैनल पर। वो प्लेलिस्ट बनी हुई है 3rd ग्रेड या रीड मेंस के नाम से, जिनको भी देखना है लेवल 1st और 2nd के साइंस के कराए हैं। ठीक है, तो देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे जो साइकोलॉजी है या आपके मैथ के क्वेश्चन है, आपके टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है। यानी आपको पता होगा ये टेस्ट हो रहे हैं ना, वो टॉपिक वाइज होते हैं। उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि इन टेस्ट को लेना है माइनर 5 को, तो ये टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसमें ये नहीं है कि आप ये सोचें जो कंप्लीट सिलेबस है तो उसके लिए फाइनल टेस्ट होगा ना, वो कंप्लीट टेस्ट कह सकते हैं सिलेबस बेस्ड होंगे। तो ये दो टेस्ट हैं जो टॉपिक डिसाइड कर रखे हैं ना, उनके आधार पर। तो हम अभी देख लेते हैं जो जैसे साइकोलॉजी वगैरह है और आपकी टीचिंग मेथड है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन, फिर बाकी बात जो भी बचेगी टॉपिक उन्हें कर लेंगे। अब जैसे बात करें, जैसे 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ये साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो निर्मितवाद के संदर्भ में गलत कथन बताइएगा। तो निर्मितवाद है जो अधिगम पढ़ेंगे ना, उसी के अंडर में आते हैं। निर्मितवाद हो गया, और आपके जैसे बाइगोस्की तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन निर्मितवाद में जेन और ब्रूनर का नाम पहले आता है, फिर उसके अलावा आपके जीन प्याजे हो गए, बाइगोस्की हो गए और अन्य मनोवैज्ञानिक हैं। तो उन्होंने निर्मितवाद के बारे में क्या कहा गया है, या थ्योरी पढ़ी होगी आपने, उसी आधार पर इसका आंसर देना है। जैसे निर्मितवाद के बारे में हमें गलत बताना था। जैसे ये कह रहा है कि पहला ऑप्शन ज्ञान का संचरण आवेश रूप से शिक्षक के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। क्योंकि निर्मितवाद का मतलब होता है निर्माण करना। निर्माण मीन्स बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है। टीचर कोई भी टॉपिक दे देगा, बच्चा खुद से सॉल्व करता है, यानी ज्ञान का निर्माण करता है। तो शिक्षक नहीं करेगा, यहाँ पे कौन करेगा? लर्नर। लर्नर मीन्स वही है बच्चे, और पपिल बोल सकते हैं, या लर्नर अधिगम कर्ता बोल सकते हैं, या कुछ भी नाम दीजिएगा इन्हें। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे शिक्षक नहीं होगा, यहाँ पे होंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट को अधिगम कर्ता भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम दीजिएगा। ठीक है, बाकी सेकंड है अधिगम कर्ता ज्ञान का सृजन करता है, ये स्टेटमेंट सही है। अधिगम कर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय उत्तरदायी होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। हमें क्या पूछा है? गलत। गलत एकमात्र ऑप्शन था, तो जो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी। अब गेस्टाल्ट आपने देखा होंगे पढ़ के, इसमें कॉलर कोप्पा मैक्स वर्दीमर आते हैं, तो बताइएगा इनमें से कौन सा नहीं है। देखो ध्यान रखना, गेस्टाल्टवादी कभी भी यंत्रवत यानी रट्टा मारने की चीज़ तो कभी कहते ही नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये गलत हो गया, हमें यही बताना था कौन सा सही नहीं है। बाकी है जैसे जो अधिगम की प्रकृति होती है संज्ञानात्मक होती है, ये बात सही है। और अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, ये भी बात सही है। और सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है, ये भी बात सही है। तो जो गलत है केवल मात्र ऑप्शन नंबर, इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे तो 2 है, लेकिन ये कूट बराबर है तो 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम है। तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन है ना सब आरपीएससी के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है सब। जो आरपीएससी है, एक है RSSB, तो जो रीट की मेंस परीक्षा लेगी वो तो RSSB लेगी, और जो आरपीएससी है ये 2nd ग्रेड और जो 1st ग्रेड के टीचर होते हैं उनमें आए हुए ये क्वेश्चन है ये सभी। जैसे लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, या गतिविधि बोल दीजिएगा कुछ भी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, अधिगम अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। अनुक्रमणिक वर्गीकरण यहाँ पे क्या दे रखा है? हायरार्किक क्लासिफिकेशन लर्निंग। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन करने के लिए जैसे अनुक्रमणिक या अन्य कोई शब्द दे दे पर्यायवाची, तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि हायरार्किक या हायरार्किकल क्लासिफिकेशन की थ्योरी है वो आपके रॉबर्ट गेनी से संबंधित है। तो हम ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे, जिन्होंने रॉबर्ट गेनी ने सीखने की जो पदानुक्रमी दी है ना, उसे ही अनुक्रमणिक कह रहा है यहाँ पे ये। तो उन्होंने 8 स्टेप बताए थे, और वो कौन कौन से हैं मैंने तो ऐसे याद कर रखे हैं, मैं बहुत दिनों से इसी ट्रिक को याद कर रखा है कि एसएससी वर्सेस DCRP, इसमें 8 स्टेप हैं। जो शुरुआत होता है वो सिंबल वाला होता है, और लास्ट का होता है वो समस्या समाधान से संबंधित होता है। हर एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद अगले स्टेप में जाते हैं। इस प्रकार का ये सोपान की होती है ये सीखने की। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है कि जैसे मानव का जो व्यवहार होता है वो, यानी मानव का व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का दोनों का प्रतिफल का मतलब होता है गुणनफल। यानी इसे गुणनफल बोल सकते हैं, मल्टीपल बोल सकते हैं, गुणात्मक बोल सकते हैं, कुछ भी शब्द दे दीजिएगा। ये डेफिनेशन है ओवरऑल देखा जाए तो। ये किस को प्रदर्शित करती है?
तो आपने लेविन का कोट, लेविन बोलते हैं इसे, लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उसी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, सत्य कथन है वो बताइएगा। जैसे अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन या पर प्रतिपादन है वो आपके वेल बिगिंग कॉलर ने किया था। अब इसका नाम ये तो छोड़िएगा, कॉलर ही याद रखिएगा, कॉलर ने किया था, ये बात सही है। अब बाकी कह रहा है कॉलर के अनुसार सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, यांत्रिक प्रक्रिया मैकेनिज्म प्रक्रिया नहीं है, तो ये भी बात सही है। कॉलर के अनुसार साधन व साध्य के बीच में व्यवहारात्मक संबंध होता है। ओवरऑल देखा जाए, आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये वाला है ना कि साधन और साध्य के बीच में व्यवहारात्मक होता है। तो देखो व्यवहार की जब भी बात आएगी ना, तो उसमें थॉर्नडाइक हो गया, स्किनर हो गया, इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक आएंगे। तो ये तो बात ही नहीं करता है व्यवहार वगैरह की, ये तो सूझबूझ की बात करते हैं। समस्या दी जाती है, समस्या का समाधान करते हैं। इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, आपको ध्यान होगा, जिसे वनमानुष बोला है, चिंपैंजी या अन्य कोई नाम भी बोल सकता है। ओवरऑल इसके 2 कथन सही थे शुरुआत के, 1 और 2। 3 नंबर गलत हो जाएगा क्योंकि व्यवहार वगैरह की बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, किसी समस्या के तात्कालिक समाधान की प्रमुखता अधिगम के लिए किस सिद्धांत है? वही है, कोई समस्या दी जाती है, तत्काल ही उसका समाधान करवाया जाता है, तो वो सूझबूझ, यानी कह सकते हैं इसे प्रिंसिपल ऑफ इंसाइट या इंसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, तो वो फिर नाम आता है कॉलर कॉपर मैक्स वर्थिमर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी का सिद्धांत है, सामीप्यता का सिद्धांत, तो ये मुझे कन्फर्म याद नहीं है ये किसका है, लेकिन मैंने बहुत दिन पहले पढ़ी थी। ठीक है, अनुबंधन की बात करें इसके तो बता सकते हैं, ये अनुबंधन है ना, कंडीशन जब भी बात आएगी तो यहाँ पे आएगा पावलर, कुत्ते वाला। बाकी सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत है, जैसे ऑपरेंट कंडीशन, ये स्किनर से संबंधित है। ये मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि ये किससे संबंधित है, कौन सी प्रॉक्सिमिटी, ये सामीप्यता का सिद्धांत है, शायद कुतरी जी संबंधित हो सकता है। बाकी हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक है, बाकी जो जानकारी है वो बता दी, और ये इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, कौन सा है, 98 देखिएगा, यूरेका तथा आहा अनुभव का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से? वही है कॉलर कॉपर मैक्स वर्थिमर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कॉलर ही दे रखा है। बाकी है अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है, तो ये कह रहा है कि जो नवीन सूचनाओं को बार बार दोहराते हैं, देखो रट्टे की बात थॉर्नडाइक करेगा, स्किनर, ये वाले मनोवैज्ञानिक करते हैं, जबकि निर्मितवादी होते हैं ना, जो ज्ञान की संरचना करवाते हैं बच्चों से या ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो उसमें रट्टे वगैरह की चीज़ें नहीं रहती है, उसमें है दिमाग काम करता है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, ये बात सही है। नया अधिगम करता है कि पूरा अधिगम पर आधारित होता है, ये भी बात सही है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया स्वयं बनाता है। ओवरऑल 2, 3, 4 सही थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्या संकेत अधिगम जो गैनी के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है? रॉबर्ट गैनी ने, अभी हमने हायरार्किक थ्योरी पढ़ी थी ना, जिसे पदानुक्रमी ऐसे बोल सकते हैं, सीखने की पदानुक्रमी दी थी, उसमें 8 स्टेप बताए थे रॉबर्ट गैनी ने। तो बताइएगा उसमें सामान्यतः जाना जाता है कौन सा? संकेत अधिगम। संकेत का मतलब वो यही है कि SSC वैसे DCRP तो लास्ट में P आता है, लेकिन शुरुआत में S आता है, तो ये सिंबल से सीखना होता है। तो सिंबल किस में दे रखा है? तो देखो सिंबल, अगर इसमें नाम नहीं है तो सिंबल में एग्जाम्पल आते हैं, तो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं पारंपरिक या परंपरागत संबंध अधिगम, सही है ना, परंपरागत यही होगा। यानी जो कह सकते हैं कंडीशनल थ्योरी किसने दी थी? आपके पावलर ने। तो उसके एग्जाम्पल आते हैं इसमें, किसमें? संकेत के द्वारा सीखना होता है ना, तो वो पावलर के कह सकते हैं जो कुत्ते पर प्रयोग किए थे ना, उसके सिद्धांत का ही उपनाम है। देखो यहाँ पे क्लासिकल कंडीशन लर्निंग, और यहाँ पे हिंदी में यही तो प्रॉब्लम है, इनके सिद्धांत आपको इंग्लिश में याद रखें टर्म में तो बेहतर रहेगा, और वहाँ पे तो पर्यायवाची शब्द आते हैं कन्फ्यूजन करने के लिए, तो बेहतर ये रहेगा कि थोड़ी बहुत इंग्लिश की टर्म भी आनी चाहिए साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि जब बालक कह सकते हैं सीधे मतलब दाएं हाथ से लिखना सीखता है, तो यह कौशल उसके अधिगमांतरण यानी अधिगम का अंतरण करना, यह सब बड़ा धीरे संधि हुई है इसमें अधिगमांतरण में, ठीक है, तो उसे उल्टे हाथ के बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यानी ये सिंपल सा है, जैसे दाएं हाथ से आप लिखते हैं और बाएं से लिखते हैं, बताइए ये किस प्रकार का कौशल है? ओवरऑल देखें, इसे द्विपार्श्व बोलेंगे, यानी दोनों हाथों से लिख लेता है, तो इसे द्विपार्श्व बोलेंगे, और बस यही है। बाकी इसमें पार्श्विक होता है, और देखो प्रकार हैं ये 2, मतलब एक पार्श्विक एक द्विपार्श्विक। तो जो ये कथन है ना, ये द्विपार्श्विक का है, यानी जैसे हम कहेंगे बाइलेटरल ट्रांसफर लर्निंग। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, रॉबर्ट गैनी के अनुसार किस प्रकार के अधिगम में विश्लेषण, तर्क और चिंतन की आवश्यकता होती है? तो वो एकमात्र है समस्या समाधान। ये अगर आपसे स्टेप नंबर पूछे तो ये 8 पे आता है, क्योंकि मैंने बताया ना SSC वर्सेस DCRP, यानी ये शुरुआत का होता है सिंबल, लास्ट का होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की विशेषता दे रखी है ये, कि जैसे विश्लेषण, तर्क एवं चिंतन की आवश्यकता होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो अधिगम अंतरण में आवश्यक नहीं है?
अगर आप देखें इसे ध्यान से, तो जैसे हम अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, जैसे मानसिक अनुशासन, इसकी तो आवश्यकता निश्चित तौर से हमें कह सकते हैं होगी। बाकी समूह तत्वों की होगी, अर्थपूर्ण सामान्यीकरण होगा, लेकिन तत्वों की विशुद्धता बोल सकते हैं, यानी ये रहा कहाँ पे, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स, इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, ब्रूनर के रचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप से अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान की रचना करता है। देखो ये निर्देशित तो होगा नहीं, यहाँ पे अगर निर्मितवादी होता तो हम उस ऑप्शन को लगा देते, वही राइट आंसर हो जाता, लेकिन ये इसमें ऑप्शन है नहीं, तो फिर हम अन्वेषण पे जाएंगे। ठीक है, बाकी सब प्रत्यय से कोई लेना देना नहीं है, ना अभिक्रमित अधिगम से, केवल ऑप्शन नंबर 3 सही है। जब भी बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं ना, तो निश्चित तौर से वहाँ पर निर्मितवादी होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो अन्वेषण दे रखा है, तो हम फिर अन्वेषण पे ही जाएंगे। नेक्स्ट है कि यानी जिन विद्यार्थियों में टाइपराइटर का टंकण करना सीख रहा होता है, यानी जो टाइपिंग करके सीखते हैं ना, चाहे कीबोर्ड के थ्रू आप लैपटॉप पर सीखें या कह सकते हैं आप कंप्यूटर के थ्रू सीखें, जो पीसी वाले होते हैं, जब कह सकते हैं अभी इस कौशल का अंतरण है कंप्यूटर की कीबोर्ड पर टंकण करने के लिए करते हैं, तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहेंगे, ये निश्चित तौर से आपके धनात्मक में चला जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कभी ना कभी काम आएगी। तो वही चीज़ तो कह रहा था कि टाइपराइटर टंकण सीखना है, जब भी इस कौशल का अंतरण का मतलब होता है इस ज्ञान का दूसरी जगह उपयोग करना, तो कंप्यूटर की कीबोर्ड टंकण पर करने के लिए कहते हैं, यानी ये यहाँ सीखा वैसे यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से वो धनात्मक में जाता है। अगर इससे कोई संबंध नहीं होता तब फिर ऋणात्मक में जाता। ठीक है, और शून्य जो होता है कि उससे कोई लेना देना नहीं है, ना वो धनात्मक से ना ऋणात्मक पर पूछा नहीं जाता, शून्य केवल धनात्मक, ऋणात्मक, द्विपार्श्विक और पार्श्विक, मोस्टली यही बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बीच में कुछ राजस्थान की कह सकते हैं जी कैसे आ गए, इसे देख लेते हैं। 4-5 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद है फिर मैथ आ जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर आप देखें राजस्थान का जो पूर्वी देशांतर हम पढ़ते हैं, तो 68-30 यानी 68 डिग्री से 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री और 17 मिनट पश्चिमोत्तर नहीं होता है, ये दिख रहा है ना, पश्चिमी देशांतर नहीं होता, ये पूर्वी देशांतर होता है, ये भी आप भी जानते होंगे, तो यही गलत है। बाकी करक रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान की जो राज्य सीमा है वो 5920 है, ये भी राजस्थान के उत्तर पूर्व में, कह सकते हैं 2 जिले, कह सकते हैं 2 क्यों सही है, पंजाब ऊपर हो जाएगा, पूरा ये वाला क्षेत्र हरियाणा से लगा रहता है राज्य से, और इस पूर्वी जिले जहाँ पे धौलपुर है ये पर यूपी से लगता है सीमा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी सही गलत हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 107 है कि एक तरह तो पर्यटन स्थल और अवस्थिति में असुमेलित है वो बताइए। जैसे अवेड़ा महल है, ये आपके कोटा में, ये बात सही है। सोनी जी की नसिया है, यानी सोनी जी की नसिया बोलते हैं, ये अजमेर में है। बड़ा बाग है, ये जोधपुर में नहीं है। बड़ा बाग क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, ये छतरियाँ बनवाते हैं ना राजा, कहते हैं, जब कह सकते हैं उनका देहांत हो जाता तो निश्चित तौर से, तो उस बड़ा बाग ये जैसलमेर से संबंधित है। ठीक है, बाकी है सुनहरी कोठी, तो ये टोंक है। अगर आपसे केवल कोठी पूछे तो फिर धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर, बाकी सभी सही थे। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है राजस्थान का जैसलमेर जिला है वो उपनाम बताइए उसके क्या क्या। राजस्थान का अंडमान कहते हैं, ये बात सही है। राजस्थान के किले और बेलियों का शहर कहते हैं, सही बात है। स्वर्ण नगरी कहते हैं, और ये कह सकते हैं 4 ऑप्शन सही है, यानी चारों मीन्स ये कि ऊपर के तीनों सही हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो स्वर्ण नगरी है, और एक स्वर्णगिरी गिरी यानी कह सकते हैं स्वर्णगिरी एक किला है जो जैसलमेर का, ये ध्यान रखना। एक नाम होता था, बहुत पूछा जाता, स्वर्णगिरी है वो किस जिले में, यानी कह सकते हैं किस किले का नाम है, तो ये कह सकते हैं जालौर के जिले का नाम है, ये ध्यान रखना। ये दोनों कन्फ्यूजन करने वाले हैं, रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2023 की भर्ती हुई थी ना फरवरी में, तो उसमें साइंस मैथ वाले में ये क्वेश्चन बन चुका है कि स्वर्णगिरी किला है वो किस जिले से संबंधित है, या जिला ये सही पूछा था, तो उसमें जैसलमेर राइट आंसर हो गया था। ठीक है, और एक सुवर्णगिरी होता है, ये जालौर से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, हनुमानगढ़ और जो आपका श्रीगंगानगर के आसपास के क्षेत्र में प्रचलित नाम क्या है। देखो, गोड़वाड़ प्रदेश तो है नहीं, सूरसेन प्रदेश भी नहीं है, यानी और ना मालवा। राइट आंसर हो जाएगा योध्य प्रदेश। योध्य प्रदेश इसलिए कहते हैं यहाँ पे ये वाली जाति और पुराने समय में रहती थी, तो अच्छा इनका खासा यहाँ पर दबदबा था, यानी सभी राजाओं को इन्होंने हरा दिया था राजस्थान की। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये योध्य प्रदेश है आपके हनुमानगढ़ और कह सकते हैं गंगानगर के क्षेत्र में पाई जाती थी। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किन चित्रों का उल्लेख किया है। तो उसमें शाह जो है ना, मुजफ्फर और बेहजाद, इनकी कह सकते हैं उसमें वर्णन मिलता है चित्रों का। बाकी चौसा का युद्ध ये हुमायूं और आपके सिरसा सूरी के मध्य में लड़ा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, ये है कि शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण किसने करवाया। तो ये अकबर नहीं करवाया था। जहांगीर के संबंध में असत्य कथन बताइएगा। जैसे जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 रहा था, ये बात सही है।
और 1615 में टॉमस रो ब्रिटिश राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए थे, ये भी बात सही है। और जहांगीर का काल है मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, ये भी बात सही है। और ये 4 नंबर गलत है, ये तख्ते हाउस इसने निर्माण करवाया था, ये गलत है, बाकी सभी सही थे ऊपर के। अब देखिएगा ये आ गए आपके मैथ के। देखो मैथ में टाइम लगेगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये किराया का 36,000 रुपये हैं। 6/2/3% की दर से 4 माह का साधारण ब्याज याद कीजिएगा। देखो एक्चुअल में क्या है कि आप ऐसा ही याद करनी है हमें साधारण ब्याज। तो देखो फॉर्मूला तो आप भी जानते होंगे, ठीक है। तो 36,000 रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसे गुणा कर देंगे, 3 18 2 20/3 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके अलावा जो माह दे रखे हैं उसे रखेंगे और बट्टे में बाहर रखेंगे क्योंकि वार्षिक पूछ रहा है, ठीक है। साधारण ब्याज वार्षिक पर ही निकलती है मोस्टली, और वो किराया छमाही वगैरह तो वो उसे हमें वार्षिक में चेंज करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा अब क्या होगा। ये क्या है, मूलधन है। ये क्या था, दर था। ये टाइम था। यही होता है कि ऐसा ही बराबर क्या होता है, PTR/100। इसमें 100 रख दी, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 12 से ये कट जाएगा, 12 12 12 दूनी 24, 12 3 36, तो ये कट जाएगा 30 बार। 3 से ये कट जाएगा 10 बार, और 10 का गुणा आप 20 से करोगे तो ये हो जाएगा 200। 200 का गुणा 4 से करोगे तो साधारण ब्याज निकल के आई 800 रुपये। तो इसमें ऑप्शन है क्या कोई, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। होंगे 115 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें क्या पूछा है, ये किराए के किसी धन पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन से 800 रुपये कम है। यदि दर है 10% हो तो मूलधन क्या होगा। एक्चुअली में कहते हैं करने के कई तरीके हैं। अब मैं कैसे करूँगा, अब मुझे मालूम है कि जो मूलधन से कितने रुपए कम है, 800 कम है, और दर समय दे रखा है ये और दर दे रखी ये। तो मैं एक्चुअल में क्या करूँगा, मैं मान लूँगा मूलधन है 100 रुपये, ठीक है। इसमें से अब ये क्या रहा है कि इतने रुपए कम है किससे, मूलधन से। एक्चुअली में होता क्या है कि आप भी जानते होंगे जब कम अधिक की बात होती है तो अंतर ही होता है मोस्टली। तो ये 100 रुपये तो हो गया P यानी मूलधन। SI कितनी दे रखी है इसकी, इसका दोनों का मल्टीपल कर लेंगे, यानी केमिकल मल्टीपल मीन्स ये कि जो समय है और दर का गुणा कर लेंगे। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 2 × 10 बराबर। अब इन दोनों का ही अंतर तो दे रखा ना कि मूलधन से कितने रुपए कम है, 800। तो ये मूलधन से इतने कम है किसके बराबर, 800 के। तो अगर देखिए ये अगर हम 100 माना है, ये हालांकि इसे परसेंट लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ऐसी होती है कि ये जरूरी नहीं है कि इधर 100% है ये मूलधन माने। अब लिखने को लिख ले, उन्हें 100 और उधर 20 हो जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा 80। 80 बराबर हो जाएगा 800 के। और जो हमने मूलधन माना था 100, हमें मूलधन ही पूछा है तो 0 से 0, 8 से कटेगा ये 10, यानी एक्चुअल में जो आपका मूलधन निकल के आया वो 1000 रुपये। देखो ये तो डायरेक्टली करने का तरीका है। अगर आप इसे जो उसके सूत्र के थ्रू करना चाहोगे तो फिर उसमें समय लगेगा, बस ये है। मैथ में तो कैसे भी तरीका आना चाहिए आपका करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हालांकि इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये कह रहा है कि कोई राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि उसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी गई यानी उधार दी जाए तो 25 रुपये अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब देखो एक्चुअल में क्या है, ये 5% 3 वर्ष के लिए, ये 5% 5 वर्ष के लिए, इन दोनों का अंतर दे रखा है 25 रुपये। तो हम एक्चुअल में करेंगे क्या, जो फर्स्ट साधारण ब्याज है वो कितनी है, फर्स्ट 3 5 15, क्योंकि 5 × 3 करेंगे तो 15। अब सेकंड कितनी है, 5 × 5 करेंगे क्योंकि ये तो एक फर्स्ट वाली है और ये सेकंड वाली है जो आपकी 5% 5 वर्ष के लिए। तो ये हो जाएगा सेकंड वाला 25, ठीक है। अब ये दोनों का ही तो कह रहा था कि ये कह रहा था कि जो आपका पहले वाला यानी कोई राशि है वो 5% की दर से 3 वर्ष के लिए दी जाती है, और यदि उसी को साधारण ब्याज की दर से यानी जो भी पहले दर थी वो 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो 25 रुपये अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होती है। तो ये अधिक हो गई, ये कम हो गई। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 25 रुपये अधिक। तो एक्चुअल में क्या है, ये 15 है ना, ये 25 से घटानी पड़ेगी। तो घटाएंगे तो 10 बराबर हो जाएगा, या 25 तो 1% बराबर, या 1 बराबर कितना हो जाएगा, 25/10। हमें क्या चाहिए था, वह राशि मीन्स ये एक मूलधन, तो 100। अब इसे काट लीजिएगा, 1 0 से 1 और बाकी करेंगे तो 250 आएगा मूलधन, ठीक है। इसमें है क्या, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, यदि कोई राशि नीचे साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाती है तो बताओ उसी दर से वो कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। आप इसे किसी भी तरीका से कर लीजिएगा, जैसे N1/T1 बराबर N2/T2, इससे कर लीजिएगा। जैसे कि ये कह रहा है कोई निश्चित राशि है, यानी कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1 वर्ष में हो जाती है 2 गुनी। तो 1 वर्ष में टाइम तो नीचे आएगा, 1 वर्ष में कितनी 2 गुनी। फिर कह रहा है कि यानी हमें नीचे समय रखना होगा कि कितने समय में वो 3 गुना हो जाएगी, 3 रखनी होगी ऊपर। आप है इस
कह सकते हैं इससे मल्टीपल कीजिए, यानी ये 2x बराबर 3 हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमने मानी थी तो वो आ जाएगी 1.5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाना चाहिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा है कि 2 पैसे प्रति रुपया। 2 पैसे प्रति रुपया मीन्स ये कि 2 पैसे है, नीचे तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये हो जाएगा 0.02। सही है, बिल्कुल सही है। प्रति माह के समतुल्य ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिएगा। अब इतना आ गया दर, मतलब ये जो कह रहा था प्रति माह हमें चाहिए वार्षिक, इसमें डायरेक्टली 12 का गुणा कर दीजिएगा 0.24, जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी वार्षिक दर इतनी निकल के आएंगे 0.24। क्वेश्चन नंबर 119 है, 10,000 रुपये है, 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इसको भी कई तरीके करने के, अब मैं ऐसे करूँगा 10/100 करूँगा। ठीक है, यानी 0 से 0 तो 1/10 बचा। हम ये कहेंगे 10 पे 1 ब्याज लग रही है तो ये हो रही है 11। ऐसे ही पे दूसरी 2 वर्ष की कह रहा है ना, 2 बार लिखेंगे इसे, तो 1 तो ये हो जाएगा 11, इनका मल्टीपल करेंगे ये 100 और ये हो जाएगा 121। ये तो आपका मिश्रधन है, ये आपका मूलधन है, इन दोनों का अंतर होगा वो CI होती है, तो वो है 21। एक्चुअल में हमें दे क्या रखा है मूलधन, तो मूलधन को मूलधन के बराबर कर दीजिएगा, जैसे कि 100 बराबर हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, इसे बट्टे में ले आएंगे 100 को। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारे अनुसार कितनी निकल गया, 21 का मल्टीपल करते हैं 2 0 से 2, तो 2100 रुपये इसकी 2 वर्ष की कह सकते हैं ब्याज निकल के आएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,80,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में इतनी रुपये हो जाएगी, तो किस दर से हो जाएगी, दर ही पूछिए। अब इसे किसी भी प्रकार से कर लीजिएगा, मैं देखो कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, जो मिश्रधन है ना उसके बट्टे में लाऊंगा मूलधन को, जो भी आपका फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का उसी से कर रहा हूँ मैं, कि कैसे करूँगा मैं इसे 100 प्लस, क्योंकि होता तो ये है कि 1 + R/100 और ऊपर होती है आपको मालूम हो टाइम बराबर मीन्स ऐसे कह सकते हैं मिश्रधन अपॉन P। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा जो होता है ना ओरिजिनल, उससे ये बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है उसी अनुसार इसे परिवर्तित कर दिया है। तो फिर होगा क्या, ये हो जाएगा 100 प्लस R अपॉन कह सकते हैं, ये हो जाएगा 100 + R/100 बराबर मिश्रधन दे रखा है इसमें 3,87,000 और आपका मूलधन दे रखा है 2,80,000। ठीक है, 2 0 से 2 0 गई, 7 से काटते हैं 7 चौक 28 होता है, 2 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 7 1 7 441 ऊपर बचेगा, इसे काटेंगे तो नीचे 400 बचेगा, क्यों 7 से। फिर आप भी जानते होंगे कि ये 21 का वर्ग है और ये 20 का वर्ग है। ठीक है, अब एक्चुअल में हमें प्राप्त क्या हो गया था, यहाँ पे ये T लगी थी, ठीक है, ऊपर इधर रखना, यहाँ पे लगी थी यहाँ पे। अब होगा क्या, यहाँ पे एक्चुअल में ये बचा है कि 100 + R/100 और ये T बराबर ये बचा था 21/20 मतलब 2। जब कह सकते हैं घातें समान होती हैं, यानी ये कह सकते हैं घातें नहीं, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, कुछ इस प्रकार का नियम आपने घातांकीकरण में पढ़ा होगा। तो T बराबर 2, यानी आप ऐसे कह सकते हैं ये 2 वर्षों के लिए था ना, 2 वर्षों के लिए। ठीक है, तो ये आधार समान है तो घातें फिर बराबर हो जाएंगी। कैसे, अब इसे आप 100 + R बराबर कर लीजिएगा, 100 बराबर 21/20, इसका इससे क्रॉस करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा, प्लस 20R बराबर ये हो जाएगा 2100। अब 75 कर लीजिएगा, 2 यानी ये 2100 है, ये 2000 है, इसे घटाएंगे तो 100 बचेगा। और इधर बचा था क्या 20R, और R की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5% निकल के आएगी। देखो मैंने ये बहुत लंबा कर दिया है, एक्चुअल में क्या आप अलग तरीका आता है ना उससे कर लीजिएगा, ये बेसिक तरीका है इसका। नेक्स्ट देखिएगा कि कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी, तो बताइए दर क्या होगी, यानी 3 वर्ष में। मैं इससे ही करूँगा तो लास्ट में क्या आएगा 27/1। ठीक है, ये क्यू है तो ये इसका कहेंगे कि अगर इसे घनमूल करेंगे तो ये आएगा 3/1। इधर की साइड बचेगा 100 + R/100 और ये T मतलब 3 वर्ष के लिए था तो ये घात है तो कट जाएंगे, फिर ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक्चुअल में करेंगे क्या, फिर ये बचेगा 100 + R/100 बराबर इधर बचेगा 3/1। 1 का करेंगे किसी से भी गुणा तो वही संख्या आती है, और 3 का गुणा अगर आप 100 से करेंगे तो 300 हो जाएगा। 100 को घटाएंगे आप 300 में से तो फिर 200 आएगा, तो यानी 200% रेट निकल के आएगी। नेक्स्ट देखिएगा, किस राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतने रुपए दे रखा है। तो हमें क्या पूछा है, किस राशि यानी मूलधन पूछा है। हम जानते हैं कि अंतर बराबर होता है, अगर ये 2 वर्ष के लिए दिया होता है तो मूलधन कह सकते हैं R/100 का वर्ग,
ये पूरे पे ही लगा रहता है वर्ग। तो नीचे तौर से हम ये कहेंगे क्या है, अंतर दे रखा है 65, मूलधन हमें पता नहीं, आर दे रखी है 10% और इसमें बट्टे में 100 होता है, इसका वर्ग कर दीजिएगा। ये हो जाएगा 65 बराबर पी इंटू, अगर 10 का वर्ग करेंगे तो 100 और 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, नीचे बचेगी 2 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमें हम पे बचा था 65 इंटू 1/100, क्योंकि काट पीटी का यही बचा था। तो क्या हो जाएगा 65 बराबर P/100। अब इसके नीचे एक रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6500 आएगा। क्या आया है, मूलधन। पी हमने मूलधन माना था तो वही आया है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से असुमिलित युग्म को पहचानिएगा, यानी जो सही नहीं है वो चूज करना है। अगर ध्यान से देखें, जैसे संतरा है, संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ये बात सही है। आंवला है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ये बात सही है। जो आपने विटामिन सी पढ़ी होगी तो आंवला में अधिक होती है। जो पालक है, इसमें फॉर्मिक अम्ल नहीं होता है, तो कौन सा होता है, ये गलत दे रखा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। पालक में होता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल आपने 2 जगह पढ़े होंगे, एक तो आपका इसमें पालक में और एक आपके टमाटर में, उसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल होता है। बाकी दही में लैक्टिक अम्ल होता है, ये बात सही थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 है, क्योंकि जो पालक होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है, न कि आपका फॉर्मिक। फॉर्मिक एसिड होता है FCOOH, इसका सूत्र होता है। और ये आपके जैसे कि जैसे डंक कौन मारते हैं, एक तो मधुमक्खी, उससे जलन होती है, और कौन मारते हैं, और फॉर्मिक एसिड और किस में पाया, यही है। और इसका रासायनिक नाम एक और होता है, यानी ये तो रासायनिक सूत्र है FCOOH। इसे आप 10th की NCERT पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा इसका नाम मेथेनोइक अम्ल। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कह सकते हैं लेवल 2 साइंस में थे ना, उसी में पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ओवरऑल इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बाकी सही थे। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है श्वसन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिएगा। जैसे श्वसन एंजाइम के नियंत्रण में, जबकि दहन है वो बिना एंजाइम के नियंत्रण में होता है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो श्वसन होता है वो एंजाइम के नियंत्रण में ही होता है। बाकी अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद है वो एल्कोहल प्राप्त होता है, ये भी बात सही है। जो हम बात करते हैं कि देखो एक्चुअल में क्या है कि इसके विभिन्न तरीके होते हैं। हम सिंपल सा यही लॉजिक रखेंगे याद कि अनोक्सी श्वसन मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कह सकते हैं ऑक्सीजन वहाँ पे एब्सेंट है, तो अंतिम उत्पाद उसका एल्कोहल ही बनेगा। दारू बोलते हैं ना, दारू, या कह सकते हैं एल्कोहल, इसे शराब बोलिएगा, कुछ भी नाम दीजिएगा, तो ये बात सही है। बाकी नेक्स्ट देखिएगा, अवायवीय श्वसन की क्रिया केवल कोशिका द्रव में होती है। ध्यान रखना, ये श्वसन लगा दिया ना, तब ये इसका ऑप्शन ये सही माना जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर श्वसन नहीं कहता। तो अनोक्सी श्वसन तो बहुत सारी चीज़ों से होता है, केवल कोशिकाओं में थोड़ी होता है। अनोक्सी श्वसन के थ्रू ही तो हम दारू बनाते हैं, तो निश्चित तौर से वो तो आपके जैसे कि मक्का हो गया उससे भी बनाते हैं, जो फ्रूट के थ्रू बनाते हैं। और जो महुआ राजस्थान पाया जाता है, जो उधर क्या बोला कह सकते हैं दक्षिणी राजस्थान में, तो वहाँ पर भी। तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर कि श्वसन के संदर्भ में बात की जा रही है, तब ये बात सही है, अदरवाइज ये गलत हो सकती थी। बाकी ये तीनों सही स्टेटमेंट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसे 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है। ये कम से कम नहीं तो रीट में, जब से रीट टीचर बनाना स्टार्ट किया ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, पहले PSC बोर्ड एग्जाम करवाता था रीट के, और जब से ये पेपर लीक हुआ ना, फिर उसके बाद ये अधीनस्थ बोर्ड जो RSSB बोलते हैं शायद, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, सही है। इसका पहले नाम था RSSB, अब इसका नाम चेंज कर दिया RSSB। ओवरऑल ये है, पहले रीड कराता था BSER बोर्ड, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, 10th 12th की क्लास की परीक्षा लेता ना बोर्ड वो वाला। अब जब से ये मतलब नकल वगैरह हुई थी, पेपर रद्द हो गए, तो उसके बाद फिर ये कराने लग गया है RSSB, जो रीट मेंस कर पाएगा। हालांकि पात्रता तो आप यही करवा रहा है, लेकिन इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन था, हर परीक्षा में इसी क्वेश्चन को देता था। एक क्वेश्चन और मिलेगा कि बताइए अगर मैग्नीशियम की अगर ऑक्सीजन से अवक्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा। तो यहाँ रखना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनता है, कहीं मिल्क और मैग्नीशियम मत कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को और क्या कह सकते हैं, इसे हम एक तरह से एंटी एसिड भी बोल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन रीट में पूछा जा चुका है। और कोई क्वेश्चन है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये कहे कि आपके पेट में या उदर में या स्टोमक में कुछ भी नाम दे, या आमाशय में अगर HCl की मात्रा अधिक हो गई है, तो आप जैसे मान लीजिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोले ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर क्या है, जिनकी क्षारकता अधिक हो, यानी जैसे जिसकी जैसे कहते हैं ना, जिसकी pH 7 से ऊपर होती है वो क्षार होते हैं, तो उसकी 11, 12 ऐसी अगर कह सकते हैं 13 तक या 14 तक अगर होगा ना, तो निश्चित तौर से वो एंटी एसिड ही कहलाते हैं, क्योंकि पेट में हो रही है
अम्ल अधिक और उसके लिए हमें छान लेना होगा, जैसे दोनों रिएक्शन करके लवण बना दे, यानी शांत हो जाएगी आपकी जो जलन वगैरह होती है पेट में वो वाली। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, पीतल एक मिश्र धातु है, इसमें अब बताइएगा। हालांकि ये सभी सही हैं, ठीक है। अरे ये वाला तो गलत है, क्योंकि इसमें कॉपर और आपकी जिंक बनी होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही बताना है हमें परसेंट के आधार पर, ठीक है। यानी कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से, ये दोनों बातें तो सही है। पीतल है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, लेकिन बताइए परसेंट कितना होता है। जैसे कॉपर का होता है 70% और जिंक का होता है 30%, तब जाके पीतल बनता है। ध्यान रखना, पीतल है वो एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर और जिंक मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर पर एक कौन सा हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। परसेंट भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी लेवल 2 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। इसके अलावा देखिएगा 127 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन बताइए कौन सा है। बल्ब का जलना भौतिक हो जाएगा, कांच का टूटना भौतिक हो जाएगा, चीनी में यानी चीनी का पानी में घुलना भौतिक हो जाएगा, लेकिन लोहे पर जंग का लगना, तो अब निश्चित तौर से इसका जंग का सूत्र होता है Fe2O3XH2O। जल के अणु होते हैं जितना भी ऑक्साइड बने उस हिसाब से ये होता है जंग का सूत्र। तो ये जंग है वो एक रासायनिक परिवर्तन में आती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि एक्वा रेजिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। ये आपकी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे HCl के 3 अणु और HNO3 के कह सकते हैं 1 अणु, इसे ही बोलते हैं एक्वा रेजिया। इसमें अगर आपने सोना भी डाल दिया ना उसे भी गला देगा, चांदी डाल दी उसे भी गला देगा। नेक्स्ट देखिएगा कि अगर आर्द्र व श्लेष्मी त्वचा है, त्वचा द्वारा श्वसन कौन सा जीव करता है। यानी आप मेढक तो देखा है, मेढक को आप टच करेंगे तो वो आर्द्र होगा, थोड़ा उसमें श्लेष्मीपन होगा, यानी ऐसे कह सकते हैं चिपचिपा सा होगा। तो इसके द्वारा श्वसन कौन करता है? वो मेढक ही करता है एकमात्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है शाक और सब्जियां वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये किस प्रकार का उदाहरण है। तो ये ऊष्मा निकलेगी, ये ध्यान रखना, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहा जाएगा। जो भी चीज़ें सब्जी वगैरह तो यार नॉर्मली घर में होती है, आप देखते हो वो ज़्यादा दिन तक डली रहती है। डली मीन्स ये कि उसे कह सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 4 दिन, तो निश्चित तौर से वहाँ पर उसमें बहुत सारे कीट आ जाएंगे, चाहे जीवाणु बोल सकते हैं उन्हें, उसे खत्म कर देंगे। तो वहाँ पर ऊष्मा छिपी अभिक्रिया मानी जाती है, यानी ऊष्मा निकलती है ओवरऑल। हालांकि वैसे उसमें रिएक्शन तो हो नहीं रही है आपको दिखाई, लेकिन वो उस टर्म में हम ये कहेंगे साग और जो सब्जियाँ होती है उनको विघटित करके हम कंपोस्ट बनाना चाह रहे हैं, तब ऐसा होगा, ठीक है। तो उसको वो छिपी के अंडर में रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 131 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब देखिएगा इसमें क्या पूछा है, ये आपकी ऐसे बोल सकते हैं जो टीचिंग मेथड बोलते हैं ना। अब टीचिंग मेथड आपके में एक तो है नहीं, अब विभिन्न प्रकार की है, जैसे कि इंग्लिश की, ठीक है, हिंदी की, ठीक है, SST की, ठीक है, साइंस की, और कौन है सब्जेक्ट, मैथ की, और कोई सब्जेक्ट बची है क्या? मोस्टली तो ये हो गई, इन्हीं की आगे टीचिंग मेथड। तो देखिएगा ये सब रीट में आए हुए क्वेश्चन है, कुछ रीट में, कुछ सेकंड ग्रेड में आए, वो सब पटक दिए यहाँ पे उन्होंने टॉपिक वाइज करके। नेक्स्ट देखिएगा, एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी ने कितना समझा या कितनी समझे, बस इतना आ जाए आप तो निदानात्मक में जाइएगा, बस राइट आंसर यही हो जाएगा। और इस आधार पर तय किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य में शिक्षण को तय कर हो सके, तो ये कराता है। देखो योगात्मक से कोई संबंध नहीं, ना सूचनात्मक, केवल होगा निदानात्मक होगा। परीक्षण तो होता ही नहीं, परीक्षण तो फेल पास करने के लिए होते हैं, तो उनसे कोई ज़्यादा वो नहीं होता है। फेल पास मीन्स ये आप ऐसे मत समझना कि जो योगात्मक में होते हैं ना वो आते हैं, जैसे ये लिख रहे हैं ना योगात्मक आकलन, इसका मतलब होता है वर्ष के अंत में लिया जाने वाला कह सकते हैं एक तरह से परीक्षा होती है जो वार्षिक परीक्षा कराते हैं ना, वो वाली। लेकिन आप इस सेंटेंस को ध्यान रखना, जब भी विद्यार्थी ने कितना समझा है या उसकी कमियों को जानना होता है, तो निश्चित तौर से हम वहाँ पर निदानात्मक लगाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलिएगा, डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलिएगा, ये दोनों शब्द एक ही बात होती है, ध्यान रखना, कोई अंतर नहीं होता इसमें अगर आप समझें, क्योंकि विभिन्न क्वेश्चन आए हुए करेंगे ना तो इन चीज़ों की आपको नॉलेज हो जाएगी। 132 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है कि मर्सिडीज मॉडल जो गैलागर बोलते हैं इसे, कि विज्ञान शिक्षण हेतु या विज्ञान शिक्षण एवं सीखने के 3 पहलुओं पर जो दिया गया है, तो बताइए कौन सा नहीं है इसमें से। ये आपको लर्न करने होंगे तीनों, यानी कह सकते हैं जो इन्होंने 3 बताया ना, तो 3 पहलुओं पर जोर दिया वो कौन से हैं। अब इसमें से नहीं है, हमें वो चूज करना है, तो आपको 3 याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। परीक्षण एवं मूल्यांकन की बात नहीं कहिए, बाकी अनुप्रयोग का पता लगाना, समझ पैदा करना, ज्ञान के आधार पर निर्माण करना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, आइटम भेदभाव यानी आइटम डिस्क्रिमिनेशन के निम्न में से किसके मापन का उपयोग करता है। अच्छा, आइटम भेदभाव यानी कह सकते हैं हम ये किससे संबंधित है। ओवरऑल देखा जाए तो हम ये कहेंगे
कि कोई आइटम उच्च या निम्न अंक प्राप्त करने में छात्रों के बीच में कितनी अच्छी तरह अंतर करता है, ये इससे संबंधित होता है आइटम भेदभाव। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि NCFSI 2023 के अनुसार ग्रेड 12 का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किन परीक्षाओं अनिवार्य पास करना होगा। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इन सभी परीक्षाओं को पास करना हो, चाहे वो भाषा की 2 परीक्षा हों, कम से कम 2 समूह में 4 परीक्षा हों, या समूह 2 में जैसे कला, शिक्षा, शारीरिक और व्यावसायिक में स्थानीय मूल्यांकन, ये सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी इसके अंदर में। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे। एक्चुअली में क्या देखिएगा, यहाँ पर ये सामाजिक अध्ययन आ गया तो इसका मतलब ये SST की टीचिंग मेथड है। तो ठीक है, तो आलोचनात्मक का मतलब होता है क्रिटिकल, यानी बच्चे को जैसे अपसारी चिंतन होता है ना, तो ये आपको एक तरह से आपका आलोचनात्मक सोच से संबंधित होता है। खोजपूर्ण होता है ना, ये भी आपका आलोचनात्मक होता है। खुले प्रश्न होते हैं, ये भी आपके संबंधित होते हैं आलोचनात्मक सोच से। लेकिन बंद प्रश्न होते हैं, इन्हें अभिसारी बोल सकते हैं, चिंतन एक तरह से, वो इसी के अंडर में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें आपको आलोचनात्मक कह सकते हैं, दिमाग मतलब इसमें काम नहीं करेगा, सिंपल रट्टी चीज़ जो रट रखी है आपने वही काम करती है। बाकी अपसारी, खोजपूर्ण और खुले, इनमें आपका दिमाग काम करता है, तो इस वजह से ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, शिक्षक उपचारात्मक कक्षा ले रहा है, तो शिक्षक का उपचारात्मक शिक्षण विधि परीक्षण के विश्लेषण पर आधारित होती है। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो इसका मतलब ये है, कोई भी चीज़ है पहले आप उसका निदानात्मक परीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद उपचारात्मक करेंगे, ये होता है सिस्टम। तो ये कह रहा है कि इस विधि यानी इस शिक्षण विधि परीक्षण के विश्लेषण पर आधारित होती है। किसके विश्लेषण पर आधारित होती है, कौन सी, उपचारात्मक। तो ये आपकी निदानात्मक आधारित होती है कि बच्चे ने कहाँ पर कमी कर रहे हैं, फिर उसका उसी हिसाब से उपचार किया जाता है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है BS ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम के 3 आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं। ओवरऑल आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो उसमें आता है शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, ये तो रट्टा मारने जैसी चीज़ है, रीड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेमस एवं कैजे का है। असत्य कूट बताइएगा, जैसे अधिगम का आकलन ये योगात्मक होता है, ये बात सही है, वर्ष के अंत में लिया जाता है। अधिगम के लिए आकलन होता है, ये निर्माणात्मक होता है, जिसे फॉर्मेटिव FA बोलते हैं, ठीक है, और इसे कह रहे थे ऐसे। और बोलिएगा अधिगम के रूप में आकलन, इसे निदानात्मक नहीं कहेंगे। अधिगम में आकलन, इसे रचना, और एक सेकंड रुकिएगा, मैंने गलती कर दी। क्या कर दी मैंने गलती, कि जो अधिगम के रूप में आकलन होता है ना, ये निदानात्मक होता है, बच्चे खुद को पहचान पाते हैं कि हम कहाँ पर कमी कर रहे हैं, समझ रहे हो। लेकिन जो अधिगम में आकलन होता है ना, ये आपका रचनात्मक नहीं होगा। यानी जो आप ध्यान रखिएगा, जो रचनात्मक का मतलब ही निर्माणात्मक होता है। अगर ध्यान से इंग्लिश पढ़ें तो इसमें दे रखा है, इसमें सेम दे रखा है, इसमें भी सेम, इसमें भी, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। निर्माणात्मक होता है, उसे ही हम बोलते हैं रचनात्मक। तो ओवरऑल 2 नंबर ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही थे। देखिएगा इसमें गुणात्मक मूल्यांकन की तकनीक कौन सी है, तो साक्षात्कार हो, चाहे आपकी एटीट्यूड मापनी हो, या प्रयोगात्मक या समाजविधि, ये सभी आती हैं किसमें, गुणात्मक तकनीक में। निबंधात्मक परीक्षण के गुण क्या होते हैं, जैसे मौलिक यानी मौलिकता, रचनात्मकता, विचारों की अभिव्यक्ति का कह सकते हैं परीक्षण होता है, ये बात सही है। अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से दिया जा सकता है, ये वाला गलत है। आलोचनात्मक चिंतन पर बल देता है, ये बात सही। ए और सी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमें यही पूछा था कौन से गुण है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहे हैं परीक्षा और मूल्यांकन में अंतर के दृष्टिकोण से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है वो चूज करना है हमें। अगर आप इसे ध्यान से देखें, कैसे ध्यान से देखेंगे, हम ये कहेंगे कि जो परीक्षा निरंतर चलती रहती है, जबकि मूल्यांकन निश्चित समय पर होता है। ये बात स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। यानी हम ये कहेंगे कि परीक्षा होती है वो कुछ निश्चित समय बाद होती है, लेकिन जो मूल्यांकन होते हैं ना, असेसमेंट होते हैं, वो आपके लगातार चलते ही रहते हैं। ऐसे होना चाहिए था, जबकि इसने उल्टा कर दिया है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। अब देखो, जैसे हम बात करें जैसे सही कौन से कथन थे, जैसे परीक्षा ज्ञानात्मक क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि मूल्यांकन होता है वो सभी पक्षों से विस्तृत होता है, ये बात सही है। परीक्षा सूचनात्मक होती है, जबकि मूल्यांकन मूल्य निर्धारण करते हैं, ये भी बात सही है। परीक्षा की तुलना में मूल्यांकन की आवृत्ति अधिक होती है, ये भी बात सही है। जो गलत थी वो हो जाएगी 3 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है मूल्यांकन के एक प्रकार की निम्नलिखित में से विशेषता पर विचार कीजिएगा। ये 2 दे रखे स्टेटमेंट बताइए किस प्रकार के मूल्यांकन की ये विशेषता है। अगर आप देखें, जैसे ये कह रहा है कि इसमें एक स्वामित्व स्तर पर निर्धारण किया जाता है, यह अनुदेशन के दौरान किए गए परीक्षण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट है ना, ये आपकी क्राइटेरियन, रेफरेंस
एवोल्यूशन से संबंधित होते हैं, जिसे बोलते हैं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। ठीक है, एक होता है मानक, तो इसकी विशेषता अलग होती है, ये ध्यान रखना। रीट 2018 से पूछना ये स्टार्ट हुए हैं और ये बार बार परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आकलन के लिए या आकलन के किन तरीकों से सम्मिलित सुझाव दिया गया है। तो इसमें सभी हो जाएगा, चाहे वो स्वयं मूल्यांकन हो, समूह कार्य हो, प्रोजेक्ट आधारित हो या भूमिका निर्भर हो। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। CBSE प्राथमिक स्तर पर CCE यानी जिसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं, इस प्रणाली को कब आरंभ किया था। तो ये 2004-05 में किया था। नेक्स्ट देखिएगा कि फिल द ब्लैंक्स प्राप्तांक यानी प्राप्तांकों की उस संगति की ओर इशारा करती है जो एक व्यक्ति के विभिन्न अवसरों पर परीक्षा से मापने पर प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं ये विश्वसनीयता कह रहा है, यानी विश्वसनीयता का मतलब कोई भी एक पेपर लिया, आपने भिन्न भिन्न टीचरों पर कह सकते चेक करवाया और सवाल अंक आए, निश्चित तौर से हम ये कहेंगे ये विश्वसनीयता से संबंधित होगा। नेक्स्ट देखिए, स्टैनले एवं रॉस के अनुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माण में 4 सोपान होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा तीसरा सोपान होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये होगा परीक्षण की जांच, तीसरा स्टेप। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन में रूब्रिक्स के संबंध में सही कथन बताइएगा। रूब्रिक्स का मतलब होता है ये प्रश्न पत्र निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि निर्धारणात्मक परीक्षण के निर्माण में निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप इसे देखें तो हम कहेंगे विषय वस्तु की मात्रा पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बाकी उसकी विषय वस्तु की प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए, आवश्यक प्रारंभिक व्यवहार पर देना चाहिए और अधिकांश के बच्चा विद्यार्थी अपेक्षाकृत जो भी व्यवहार में परिवर्तन होगा उन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपकी मात्रा विषय वस्तु की कितनी है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे उपचारात्मक शिक्षण जिसमें विद्यार्थी अपनी गति, योग्यता और क्षमता के अनुसार गति करते हैं उसे क्या कहेंगे। हम उसे बोलते हैं इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग। ये शायद आपकी रीट में 2023 में कह सकते हैं, जो साइंस मैथ वाले होते हैं ना, उसमें टीचिंग मेथड में ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना। हालांकि मैं बता रहा हूँ तो शायद मुझे याद है कि ये वाला क्वेश्चन उसी में पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अभी देख लेते हैं जो जीके का पोर्शन है, उसमें जो जीके के क्वेश्चन रह गए हमसे, तो वही देख लेते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, जैसा आप भी देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा गया है आपसे कि राजस्थान में जो जनजातीय विकास हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित है। अगर आप देखें तो इसमें से आपका शहरिया समग्र विकास कार्यक्रम, ये कह रहा है 12 जिले में शहरिया विकास कार्यक्रम संचालित है। बताइएगा कौन सा है इसमें से। वो हो जाएगा आपका किशनगंज और शाहबाद के पंचायती क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार है राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करती है, वो संबंधित हो जाएगी 3.5%। इसमें एक तरफ कार्यक्रम और संचालित वर्ष दे रखी है, जो गलत है वो चूज करना। जैसे बिखरी जनजाति का विकास कार्यक्रम है तो ये आपका संबंधित हो जाएगा 1979 से। परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में ये हो जाएगा 78 से 79। बाकी बच रहा है आपका प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम कह सकते अभियान है, ये 2024 में किया गया था। शहरी विकास कार्यक्रम में ये 1997-98 में नहीं प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं हम 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि जो बालरा कृषि है वो किस समुदाय द्वारा बहुता से की जाती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्या रखना, जैसे कि हम बात करें बहुता से की जाती है वो भील जनजाति द्वारा की जाती है। कौन सी? बालरा। फिर एक आपने चिमटा बोलते हैं, चिमटा और एक और बोलते हैं बालरा, चिमटा और एक और बोलते हैं, यार मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ये कृषि, फिर ये चिमटा वगैरह शायद गरासिया जनजाति द्वारा की जाती है। स्थानांतरित कृषि में ही आती है, जैसे बालरा भील से संबंधित होगी, और 2 और होती है वो आपकी गरासिया से संबंधित होती है। यानी होती है ना जो पहाड़ों पर जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें काट करके जो फसल की जाती है। तो मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा, चलो जाने तो। ये ध्यान रखना है कि जो बालरा होती है भील से संबंधित, और जो चिमटा बोलते हैं, और एक और चिमाता बोलते हैं, शायद चिमटा या चिमाता बोलते हैं, चिमाता। ठीक है, मुझे कन्फर्म नहीं है, बस छोड़िएगा, आगे आगेगा तब देख लेंगे पूछने से। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में विभिन्न जनजातियों के निवास क्षेत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, आप वो बताइएगा। जैसे ये कह रहा है डामोर जनजाति मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में निवास करती है, हमें गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। बाकी भील और मीणा है करीब करीब राज्य के सभी जिलों में निवास करते हैं, ये बात सही है। गरासिया मुख्यतः आपके सिरोही जिले के आबू रोड है ना, और पिड़वाड़ा तहसील में सीमित है। कौन सी? गरासिया जनजाति। और सांसी है, ये भरतपुर में पाई जाती है। ठीक है, जैसे कानाब दोष यानी जीवन व्यतीत करते हैं, यानी ये भरतपुर में पाई जाती है सांसी जनजाति।
तो ओवरऑल ये सही था, ये सही था और 2 भी सही था। ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत हो जाएगा। डामर जनजाति जो मुख्यतः पूर्वी राजस्थान पाई जाती है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कंजर समुदाय सर्वोच्च स्थान क्या होता है कंजर जनजाति का, तो वो होता है आपका पटेल। सर्वोच्च स्थान होता है वो पटेल का होता है। बाकी भील समुदाय में निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म बताइएगा। हम ये कहेंगे कि जो पालजी या गमैती होता है पंचायत का मुखिया होता है, और दापा होता है वो वधु मूल्य होता है ये, और जाड़िया होता है ये पुरुष में साफा के ऊपर पह जाने वाला एक रंगीन पट्टी होती है। बाकी पाल है वो 8-10 मकानों का समूह नहीं होता है। पाल तो आपके ऐसे बोल सकते हैं गाँव का समूह बोल सकते हैं, गाँव का जो घर होता है उसी वजह से पाल बोलते हैं। पर ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा कि 8-10 जो मकानों का समूह, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आदिवासी समुदाय में जो कैलड़ी है, कटौती है और आपकी चाटू है आदि, ये किससे संबंधित है? ये सभी आपके हैं दैनिक जीवन में लेने वाले जो बर्तन होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं, जैसे कैलड़ी, कटौती, चाटू। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान कहाँ पर था? तो ये कहते थे कि जो क्या बोलते हैं आपके जो काली को पर्वतमाला है ना, वहाँ से, यानी ओवरऑल कहा जाए तो इससे लेकर और जो आपके कह सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, जो जयपुर से बाहर निकलते हैं ना, वहाँ से लेकर और ये आगरा है ना, उधर की साइड ये पहाड़ी में पाए जाते थे। कौन? मीणा। तो नीचे तौर से इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन कहते थे? ये टॉड कहते थे। नेक्स्ट देखिएगा कि कंजर जनजाति होती है, उसका आराध्य देवी कौन होती है? कंजर की बात की जाएगी तो उनकी आराध्य देवी चौथ माता होती है। बाकी 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य में जनजाति जनसंख्या के संदर्भ में विचार कीजिएगा। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे सर्वाधिक जनजाति लिंगानुपात डूंगरपुर में दर्ज किया गया है, ये बात सही है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत है वो बांसवाड़ा जिले में, ये भी बात सही है। न्यूनतम जनजाति जनसंख्या है वो बीकानेर, और आपके एक बीकानेर का नाम आएगा और शायद एक नागौर का, इनमें बहुत कम पाई जाती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो ABC ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार में से कौन सा जिला है वो राज्य की कुल जनसंख्या में 1% से अधिक जनजाति संख्या अंश रखता है? तो वो संबंधित हो जाएगा आपका झुंझुनू। नेक्स्ट है, राजस्थान की जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार कितनी जनजाति अनुसूचित जातियां सूची में शामिल है? अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल है, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपकी 12। एक रहा राजस्थान में जो जनजातीय उप योजना में पूर्ण रूप से सम्मिलित उपयुक्त जिले कौन से हैं? तो ये हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। यहाँ पर अभी ये जनजाति कैसे तो उप योजना में पूर्ण रूप से सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब कह रहा है कि परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है, तो हम ये कहेंगे ये संबंधित है आपके 18 जिले और 44 लघुखंडों में। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का संख्या के आधार पर निम्न में से अवरोही क्रम बताइएगा। जनसंख्या के आधार पर कौन अनुसूचित जनजाति? तो इसमें देखें तो ये मीणा हो जाएगी, फिर दूसरे नंबर पर भील, तीसरे पे गरासिया, चौथे पर सहरिया। इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जनजाति और प्रमुख मेले, जैसे मीणाओं का मुख्यतः मेला कौन सा है? तो इनका हो जाएगा ऋषभदेव मेला जो उदयपुर में लगेगा। बाकी भील का कौन सा हो जाएगा? भील का हो जाएगा संबंधित आपका, अरे यार मैं गलत तो नहीं लगाती यार, कोई एक सेकंड रुकिएगा। देखो जो सीतावाड़ी का मेला है ना, ये तो आपका 12 में लगता है, ठीक है। और ठीक है, तो ये कैसे संबंधित हो जाएगा? एक सेकंड रुकिएगा। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, जो मीणा संबंधित होता है ये भूरिया बाबा मेला होगा। भीलों से संबंधित होगा वो संबंधित होगा आपका ऋषभदेव, जो आपका कह सकते हैं उदयपुर से संबंधित। गरासिया हो जाएगा ये आपका सीतावाड़ी, नहीं ये हो जाएगा मन खारो मेला। कौन सा? सहरिया से, वो सॉरी गरासिया से, सहरिया का होगा सीतावाड़ी मेला 12 वाला, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर इसका फिर 3 सही हो जाएगा। 2, 3, 4 और 1 सही है। ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 3 होगा। सहरिया होंगे वो आपके सीतावाड़ी 12 से संबंधित होंगे। गरासिया होंगे ये आपके संबंधित होंगे मन खारो मेला, ये शायद सिरोही के क्षेत्र से संबंधित है। बाकी भील है ये आपके ऋषभदेव से, और मीणा है वो आपके भूरिया बाबा से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, इनमें से प्रथा और रीति रिवाज संबंधित जनजाति से संबंधित असुमेलित है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। जैसे मोरनी मांडना ये आपके मीणाओं से संबंधित है। कुकड़ी ये सासी जो जनजाति पाई जाती है आपके भरतपुर में उससे। ओरे है ये गरासिया से। जैसे हाथी वेंडो ये कंजर जाति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः उदयपुर के कोटड़ा एवं झाड़ोल में निवास करती है? तो इन जातियों में नाम आता है कथौड़ी का। राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है? तो ये संबंधित होती है आपकी करीबन 17.8%। केंद्र प्रवर्तित उल्लास कह सकते उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह के साक्षर करने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 तक के दौरान राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये संबंधित हुई है आपकी 1.5%। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2011 की जनगणना के अनुसार है राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है? तो ये आपकी रही है 43.6%। और बाकी है 2011 की जनगणना के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन कह सकते हैं? इनमें देखो ये यानी स्टेटमेंट दे रखे हैं और नीचे दे रखे हैं कूट, ठीक है। तो देखिएगा, ये कह रहा है राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 10 कह सकते हैं 93% है। राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या नहीं है, 10.41 तो वो क्षेत्रफल होता है, तो ये वाला गलत है। बाकी राज्य है विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% है, ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर कह सकते हैं ये 2 नंबर हो जाएगा। 26 नंबर है, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाले कह सकते हैं कार्यशील जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो कार्यशील तो आपके इसमें प्रतापगढ़ में हो जाएगी और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाले जिले हो जाएंगे आपके, अधिकतम तो मानेंगे प्रतापगढ़ और न्यूनतम मानेंगे जयपुर, ठीक है। उसी क्रम में जैसे पूछा है, सर्वाधिक प्रतापगढ़, न्यूनतम जयपुर। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 2016 से 2020 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो ये आपका रीट मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो थी आपकी कह सकते हैं इसमें से 69.4 वर्ष। यही हो जाएगा, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। 2011 की जनगणना के आधार पर सत्य कथन नहीं है, इसमें से सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की है, सही बात है ये तो। बाकी है राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि दर्ज की गई, ये भी बात सही है बिल्कुल, ठीक है। इनके अलावा ये कह रहा है सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाली जिले में दर्ज की गई है, तो ये गलत है, पाली में नहीं की गई है। बाकी न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता जालौर जिले की दर्ज की गई, ये बात सही है, ये भी सही थी, ये गलत हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में 2001 से लेकर 2011 की अवधि में जनसंख्या घनत्व में कितनी दर्ज की गई है, वृद्धि की गई है, यही पूछा है इसने। तो वो है 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक नजदीक कह सकते हैं जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? वो संबंधित हो जाएगा टोंक और सिरोही। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार किन जिलों का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात से अधिक दर्ज किया गया है? तो उनमें नाम आते हैं आपके 15 जिले। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कथनों पर विचार की, जैसे लिंगानुपात में यानी लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई, ये बात गलत हो जाएगा। शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमें पूछा क्या था, इसमें से कथनों पर विचार कीजिएगा और बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। कथनों पे कहीं पे लिखा तो नहीं है कौन से सही हैं, लेकिन हमें सही बताने हैं, ठीक है। शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, वृद्धि नहीं हुई है, कमी हुई है। बाकी 10वीं वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है। ये क्वेश्चन क्या है, 2011 की हमने कथनों में बचा की, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन का मामला बनना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 33 नंबर देखिएगा, एक SRS बुलेटिन सितंबर 2025 के अनुसार राजस्थान के प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशु मृत्यु दर दर्ज की गई है। 2025 में किसके अनुसार? SRS बुलेटिन सितंबर 2025 के अनुसार, तो हो जाएगी 29। 1981 में या 1981 के पश्चात राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में क्या हुआ है, हम ये कहेंगे 1981 की बात है, निरंतर कह सकते हैं निरंतर कमी आ रही है वृद्धि दर में, किसमें? जनसंख्या की। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के कितने जिलों में 27% से अधिक 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो ये की गई है आपके 3 जिले थे, उनमें राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य और कौन से जिले में ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक दर्ज किया गया है? तो वो किया गया था पाली का। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व वो 100 से कम है? तो देखिए 100 से कम में एक तो जैसलमेर आता है, फिर दूसरे नंबर पर कौन आता है? फिर बाड़मेर हो जाएगा,
क्योंकि जैसलमेर का 70 है, ठीक है, तो उस हिसाब से 100 से कम पर बाड़मेर का है। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला है वो अपनी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत रखता है, तो वो संबंधित हो जाएगा आपका अजमेर। नेक्स्ट देखिएगा कि 39 नंबर क्वेश्चन, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा था, तो वो रहा था आपका झुंझुनू। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में अंतर दर्ज किया गया है, तो वो किया गया है आपका लगभग 50%। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कितने जिले हैं जो 35 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं, तो वो संबंधित हो जाएंगे आपके 3 जिले। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है, राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात जिले में दर्ज किया गया है, तो वो संबंधित हो जाएगा आपका जैसलमेर। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का बताइए कितना है। ये आपके उसमें पूछा है, किसमें कह सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे, ये सभी हैं आपके पूछे गए हैं, जो अभी 4th ग्रेड की एग्जाम हुई ना उसके अंडर में पूछा था ये क्वेश्चन। बताइएगा बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का कितना है, वो हो जाएगा इसमें से 874। सही है ना, 874 नहीं, राजस्थान में बाल लिंगानुपात 888 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 3 नंबर सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है, जिलों को ज़्यादा से कम साक्षरता दर की सही क्रम बताइए, यानी सर्वाधिक से कम क्यों जाना है। तो किन जिलों में साक्षरता देखिएगा, एक्चुअल में क्या है कि अगर ऑप्शनों को देखें सर्वाधिक हो जाएगी कोटा की, फिर उससे कम जयपुर, फिर झुंझुनू, सीकर, अलवर, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर्ज की गई है, तो वो 52.1% की गई है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब एक तरफ योजनाएं दे रखी हैं, यानी योजनाओं का नाम संबंधित विभाग है, आपको तो मिलान करना है। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो ये किससे मिलान करेगी, ये आपकी संबंधित होगी कह सकते हैं उद्यानिकी विभाग से। अब जैसे बात करें और जैसे कर्म भूमि से मातृभूमि योजना, कर्म भूमि से मातृभूमि योजना है, ये संबंधित हो जाएगी आपकी भूजल विभाग से। अटल प्रगति पथ, ये संबंधित हो जाएगा सार्वजनिक निर्माण विभाग से। और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है, ये संबंधित हो जाएगी स्वायत्ता शासन विभाग से, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालय को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। नेक्स्ट देखिएगा, NFSA में नवीन परिवारों को जोड़ने की समावेशन श्रेणी में शामिल किया गया है, वो है ऐसे परिवार जो मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना दिनांक कब से लागू की गई थी, ये लागू की गई 31 मार्च 2026 से। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के उद्देश्य से 2024-25 में 2024-25 तक कह सकते हैं ET और C के घाटे को निम्नलिखित भारतीय स्तर पर कितने प्रतिशत कम कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया आपका 12 से 15%। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना लाड़ो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असत्य कथन बताइएगा, तो इसके बारे में ये हो जाएगा, ये योजना 1 अगस्त 2024 को प्रारंभ हुई थी। इस योजना की अवधि है 252 माह। इसकी नोडल विभाग है समाज कल्याण विभाग, नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसके अंतर्गत बालिकाओं को प्रथम कक्षा से लेकर प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने की वजह 4000 रुपये की राशि दी जाती है। ओवरऑल कहा जाए इसमें से ऑप्शन नंबर 3 है गलत है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, वो इस प्रकार पूछा है कि प्रधानमंत्री का कृषि योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो वो संबंधित हो जाएगा कमांड एरिया विकास। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत कब की गई है, तो ये संबंधित अक्टूबर 2021, 25 अक्टूबर 2021। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान निम्न में से किस जिले में संचालित नहीं है, तो ये आपके सीकर में नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर की स्थापना कितनी राशि का प्रावधान किया गया, तो वो किया गया आपका 3 लाख। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन हेतु कौन सा विभाग संबंधित नहीं है इससे, तो इससे संबंधित नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका स्वायत्त शासन विभाग। बाकी पंचायती और भारतीय सर्वेक्षण और राजस्व ये संबंधित हो जाएंगे। एक रहा है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत 2023-24 में कितने ग्रामों का चयन किया गया था, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके 5135। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम अटल सेवा केंद्र या अटल ज्ञान केंद्र में अटल ज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो ये संबंधित ग्राम पंचायतों यानी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ये कह रहे प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 कब प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था आपका सितंबर 2025 में, यानी 5 सितंबर 2025। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2001 की जनगणना के आधार पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में या इससे अधिक आबादी वाले संघर्ष ये क्या लग रहा है, संसर्गविहीन या संपर्कविहीन है, ये संपर्कविहीन पात्र बसावटों की सड़कों में जोड़ना, ये किससे संबंधित है? इसे छोड़ देते हैं, ये मालूम नहीं। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का विजन का क्या है, यानी शहरी का विजन क्या है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का विजन क्या है? तो इसका विजन हो जाएगा आपका ऐसे बोल सकते हैं कि सबके लिए आवास। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का घटक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ये तो संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, तो इसमें और कोई कोड है नहीं, तो फिर ये नहीं मिस होगा, यानी घरेलू शौचालयों का निर्माण करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, तो ये तीनों ही चीज़ें सही हो जाएंगी। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में पात्र लाभार्थियों को बैंक ऋण पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया होगा? वो हो जाएगा 7%। पीएम विश्वकर्मा योजना सम्मिलित ट्रेड नहीं है, वो संबंधित हो जाएगा आपका प्लम्बर नहीं जुड़ा हुआ है पीएम विश्वकर्मा योजना में। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 मिशन हरियाली राजस्थान में, यानी हरियाणा और राजस्थान के उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायत राज्य संस्थाओं में 2026 में पुरस्कृत किया गया या किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत समिति से कितनी ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपकी करीबन एक। जल जीवन मिशन के संदर्भ में असत्य कथन बताइएगा। तो इसमें से असत्य पहला ही हो जाएगा, इसका शुभारंभ 15 अगस्त 2021 को नहीं किया गया। बाकी इस योजना की अवधि 2028 तक रखी गई है। 50-50% होगा केंद्र और राज्य, और इसका उद्देश्य होगा ग्रामीण परिवार के कार्यात्मक घरेलू कह सकते हैं नल कनेक्शन उपलब्ध कराना। तो ये तीनों सही थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर। अमृत मिशन कह सकते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पंच का जो गौरव कार्यक्रम का नोडल विभाग कौन सा है? ये संबंधित हो जाएगा आपका आयोजन विभाग। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रत्येक विद्यार्थी यानी लाभार्थी को आवास हेतु कितनी राशि दी जाएगी? तो वो संबंधित होगी आपकी करीबन 1,20,000। नेक्स्ट देखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्ति गांव योजना के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिएगा। हम ये कहेंगे ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बजट घोषणा 2024-25 को राजस्थान की कितनी लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके कह सकते हैं 15 लाख। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसमें पूछा है कि नमो ड्रोन दीदी योजना राजस्थान में शुरुआत कहाँ से आयोजित कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी? यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने की थी ये योजना। कौन सी? नमो ड्रोन दीदी योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कोटा से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73, पंचगौरव कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किस जिले से संबंधित है? तो जैसे इसमें देखें तो इसमें जैसे प्रजाति जैसे रोहिणा है ना, यानी ये किस जिले की बात हो रही है? जैसे उसकी प्रजाति तो रोहिणा है और उपज है वो ईस्ट बंगाल है, उत्पाद है काशी कह सकते हैं कसीदाकारी है, पर्यटन स्थल है वो किराड़ू मंदिर है। तो ये किराड़ू मंदिर तो आपके बाड़मेर में है, तो इसे बाड़मेर की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी योजना है ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित नहीं है? तो ओवरऑल सभी को देखा तो वो हो जाएगी स्वच्छ भारत मिशन। ऑप्शन नंबर 2। अमृत मिशन राजस्थान के कितने शहरों में संचालित किया जा रहा है? तो वो आपके 29 शहरों में। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि निम्न में से दर्द दिवाकर वो गीता पहली घुंगरी नामक गीतों का लेखक किसने किया है? तो ये संबंधित हो जाएगा भागीरथ सिंह। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है निम्नलिखित में से नानूराम संस्करणकर्ता यानी संस्करणकर्ता के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिएगा। अगर ऑप्शनों को ध्यान से देखें, हम ये कहेंगे इस काव्य में रचनाओं में प्रकृति के चित्रण तथा साथ ही साथ लौकिक प्रवेश की झलक दिखाई देती है। और जैसे 10 दौक वो कह सकते हैं धर रीडेल और इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है, तो दोनों ही कथन सही है। बैजनाथ पवार का कहानी संग्रह नहीं है इसमें से, वो बताना है, तो वो हो जाएगा शरणार्थो यानी शरणार्थ हो। इनमें से कौन सा शंकरदास सामूर की रचना नहीं है?
अगर आप देखें तो वो हो जाएगी रुख सतसई। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान की राजस्थानी भाषा की पहली कह सकते हैं कहानी कौन सी है जो विश्रांत प्रवास उसके लेखक थे, वो हो जाएगी शिवचंद। 12 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने MBC वर्ग के कल्याणकारी देवनारायण कोष के संदर्भ में या अंतर्गत कितनी राशि का प्रावधान किया है, तो ये राशि हो जाएगी आपकी करीबन 450 करोड़ रुपए। इसमें बताना है 3 मार्च राजस्थान सरकार के उपक्रम राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड जैसे RVUNL ने राज्य में विद्युत आपूर्ति किए जाने हेतु किसके साथ MOU किया है, तो ये किया है आपके सिगरौली कोलियारीज कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 है। इसमें पूछा गया है कि 8 से 9 मार्च को जयपुर में आयोजित IIFI अवार्ड समारोह में दिए गए पुरस्कारों के संबंध में असंगत युग्म पहचानिएगा। अगर आप ध्यान से देखें जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी लापता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री हो जाएगी सर्वश्रेष्ठ नितांशी गोयल। इसमें गलत होगा, गायकार है वो राय संपत नहीं होगा। बाकी है खेलो इंडिया पैरा गेम्स है 2025, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे इन खेलों में राजस्थान को कुल 64 पदक जीतकर अंक तालिका में 4थे स्थान पर रहा था, तो हमें क्या बताना है इनमें से कौन सा सत्य कथन है, तो यही हो जाएगा। बाकी इस खेलों में सर्वाधिक जो पदक आए थे इस खेल के अंतर्गत वो आपके शूटिंग से आए थे, ये कहना गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। नेक्स्ट देखिएगा यानी जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य जैसे माँ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो सही है वो चूज करने हैं। अगर आप देखें तो ये तीनों ही कथन सही है। 2025-26 के अंतर्गत इसमें करीब 3500 करोड़ रुपये कोष गठन किया गया है। प्रति परिवार में 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध है। इसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के समस्त वरिष्ठ जन जो भी हैं उन्हें निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित किया गया। ओवरऑल ये तीनों ही कथन सही थे, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 31 मार्च को राज्य स्तरीय निवेश उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये संबंधित हो जाएगा आपके जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा 19 से 21 मार्च में स्टार्टअप इनोवेशन यानी उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास के लिए थार पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन यानी जिसे थ्राइव कह सकते हैं 2025 कहेंगे, विषय पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये आयोजन किया गया था आपकी IIT जोधपुर में। नेक्स्ट देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वुमेन ऑफ जिंक अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा ये कहता है देसी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनस फॉर्म कहाँ पर स्थापित किया गया है, प्रस्तावित रखा गया है, तो वो हो जाएगा पाली। 17 मार्च 2025 को रावत भाटा परमाणु संयंत्र में यानी फिलिंदा ब्लैंक्स में क्षमता वाली 7वीं इकाई विद्युत प्रारंभ की गई है, तो वो की गई है 700 मेगावाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन सही बताने की कोशिश की है, बाकी आप जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो वैसे तो एक्यूरेट आंसर है, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।